behavior of conductor in absence of applied potential difference. Suppose कि हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है, उस कंडीशन में कंडक्टर का बिहेवियर किस तरह का होगा इसको समझने जा रहे हैं। बेसिकली कंडक्टर को मैंने यहाँ पर एक इनलार्ज व्यू में आपको दिखाया हुआ है। ये कंडक्टर है, इसका मैंने आपको इनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अभी देखिए पॉइंट समझिए पहले तो कि कंडक्टर है, उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को हमने कंडक्टर बोला ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज है, फ्री मूव करने वाला चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ये हमको क्लियर है। तो इसके अंदर बेसिकली एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाना है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एंड अभी क्या हो रहा है, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, ये बेसिकली अपने अपने एटम्स से बाहर आ चुके हैं। एटम्स से बाहर आ गए हैं तो ये इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो इनके बाहर आने से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिन जिन एटम्स से ये बाहर निकल कर आए होंगे वो एटम्स अब पॉजिटिवली चार्ज दिखाए जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया, वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज एटम्स भी होंगे जो इस थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, ये मूव कर रहे हैं, मैंने सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं, बट एटम्स मूव नहीं कर सकती, तो फिक्स है अपनी पोजीशन पर, बस सिर्फ अपनी पोजीशन पे क्या करना है, वाइब्रेट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इन इलेक्ट्रॉन्स के का बिहेवियर क्या है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या ये सिंपली इसी किसी पॉइंट पे रुके होंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको पता है, आपने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, तो आपने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा था कि किसी भी क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर हम किसी आइडियल गैस को लेते हैं, उस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स उस क्लोज्ड वेसल के अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते रहते हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन उनके बीच में कोलिजन भी होता है। देन कोलिजन वहां पर आप इलास्टिक कंसिडर करके चलते हैं। देन कोलिजन के अलावा वहां पर आपने और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, सच दैट कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपको 0 मिली थी। देन एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे तो वो नॉन जीरो थी, उसका आपने रिजल्ट भी निकाला हुआ था कि कितनी एवरेज स्पीड होती है ना। तो सिमिलर मैनर में अभी यहाँ पर आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को देखते हैं, अभी कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, नॉर्मली कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स थे क्लोज्ड वेसल के अंदर, उसी तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रैंडम मोशन करते रहते हैं हर डायरेक्शन। क्यों कर रहे हैं रैंडम मोशन? जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर पढ़ा था तो आपने वहां पर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात की थी कि हर जो गैस होगी आइडियल गैस, उस आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि इंटरनल एनर्जी कहलाती थी वहां पर। किसकी वजह से? जो थर्मल एनर्जी थी वही इंटरनल एनर्जी कहलाती थी और वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखती थी। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास भी, अगर आपने किसी कंडक्टर को किसी रूम टेम्परेचर पे रखा है तो उस रूम टेम्परेचर पे जब आप कंडक्टर को रख रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स उस रूम टेम्परेचर पे हैं। एंड अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कुछ सॉरी इस कंडक्टर के सारे पार्टिकल
सेम टेम्परेचर पे है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी तो रूम टेम्परेचर पे होंगे। एंड अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हो, यहाँ पर ये रिलेशन लिखे हैं, देखिए जो वहां पर आपने लिखा था आरएमएस वेलोसिटी का √3 kT/m, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑन एन एवरेज अगर मैं आरएमएस स्पीड डिफाइन करूं, ओके, तो अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलर मैनर में, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए हमने एनर्जी डिफाइन करी थी, वैसे ही उनकी एनर्जी डिफाइन करें और इनके बेसिस पे हम इनकी स्पीड्स लिखें, आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड का रिलेशन तो ये लिखा था हमने वहां पर भी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे भी वैसे ही रिलेशन बनेगा। सिर्फ फर्क क्या आया, यहाँ पर आप जो m ले रहे हैं, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस रिलेशन को अगर यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास कुछ स्पीड है। ओके, क्लियर। एंड जब आप इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, देखिए रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर लेकर के चले अगर, हम सारी वैल्यूज रखें और इनको हम कैलकुलेट करें, तो जब आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आरएमएस वेलोसिटी लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की आपको मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस हाई वेलोसिटी के साथ, आप समझ पा रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज क्वाइट हाई वेलोसिटी, तो इस बहुत ही हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले ये इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं, देखें, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन conductors have thermal energy, जिसको इंटरनल एनर्जी भी बोलते थे वहां पर, in the form of kinetic energy. Therefore, all free electrons move in random directions inside the whole conductor, inside the whole conductor, with a very high speed, ऑर्डर क्या होगा स्पीड का, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, बट द एवरेज वेलोसिटी फॉर large number of electrons will be 0। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि हमने किसी भी क्लोज्ड वेसल के अंदर जब मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात की थी, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात की थी, तो मैंने वहां पर आपने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। एवरेज स्पीड तो 0 नहीं है, बट एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों है ऐसा, इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो कंडक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वो तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है। लेट यहाँ पर कुछ डायरेक्शन ऑफ मोशंस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। लेट एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ जा रहा है, एट द सेम टाइम लेट ये दूसरा इस तरफ जा रहा है, ये थर्ड वन इज गोइंग दिस साइड, दिस वन इज मूविंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडमली सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब आप एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे v एवरेज वेक्टर डायरेक्शन के वेक्टर फॉर्म के साथ, तो आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की,
हम एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, बट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बेसिस पे हम लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। लेट यहाँ पर हमने एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया है, हम उनके सबकी वेलोसिटीज का एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जब आप ये एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, अब ये जो बल्क ऑफ द मटेरियल आपने लिया उसके अंदर तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कि इस पूरे पूरे कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन और होगा जो एग्जैक्टली इतनी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझ पा रहे हैं क्या? सो दैट कि जब आप इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेट इसकी वेलोसिटी अगर आप मान रहे हैं यहाँ पर कुछ भी है, किसी भी डायरेक्शन में है, तो एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी किसी और की भी हो सकती है वहां पर। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर जब आप सबकी बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नेट वेलोसिटी हमको 0 मिलने वाली, नेट एवरेज वेलोसिटी हमको 0 मिलने वाली। एक तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर एक जस्टिफिकेशन और दिया जा सकता है। देखिए समझिए भाई, अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरे कंडक्टर को, तो इस कंडक्टर के अंदर से आप ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे कंडक्टर के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है हर एक पॉइंट पर। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई, ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है। वो तो कॉन्टिन्यूसली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर आप कोई भी देखिए, मैं स्मॉल सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शन को आप देखें अगर, तो आप बोलेंगे कि बेसिकली अगर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो बाय द प्रोबेबिलिटी हम ये बोल सकते हैं कि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी क्रॉस करके, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को लेफ्ट टू राइट क्रॉस करके गए होंगे, उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन को राइट से लेफ्ट की तरफ क्रॉस करके जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की होने की है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ओवरऑल अगर देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गए उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड चले गए। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर एवरेज जो आया निकल कर, एवरेज आपको 0 मिल रहा है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्प्लेसमेंट को जस्टिफाई करेगी। तो ऑन एन एवरेज ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर थे, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर के अंदर यहीं पे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज सबके लिए एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अगर ये नॉन 0 मिलती तो अल्टीमेटली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑन एन एवरेज कुछ डिस्टेंस मूव करते, कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हुए दिख रहे होते। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे एक सेम स्पेस के अंदर कन्फाइंड है ऑलवेज। तो एवरेज वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वी एवरेज इज 0। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी यहाँ पर एक पॉइंट आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर इन दिस केस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखूं, लेट कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ अब आपको, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन था जो इस तरह से जा रहा था, ये आगे गया, यहाँ पर इसका कोलिजन किसी अदर इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकता है या किसी एटम के साथ हो सकता है। तो एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का लेट कोलिजन हुआ, बिकॉज ऑफ द कोलिजन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी सब कुछ चेंज हो सकता है। लेट ये इस तरफ आ गया, यहाँ पर आने के बाद अगेन ये हिट किया, इधर गया, फिर अगेन ये हिट किया, इधर आया, फिर ऐसे ये हिट किया, ऐसे हिट किया, फिर ऐसे हिट किया। तो इस तरह से इसके लगातार कोलिजन हो रहे होंगे। ठीक है, बताइए। तो मैंने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का आपको ट्रेजेक्टरी दिखाई है, किस तरह से एक लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पर लगातार चल रहे हो। तो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरे के पूरे बल्क ऑफ द मटेरियल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, सबके कोलिजन हो रहे हैं आपस में, एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस तरह से कोलिजन लगातार हो रहा है।
तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ऑन एन एवरेज किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस मूव कर रहे होंगे ऑन एन एवरेज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। तो इसको मैं बोल रहा हूं, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स between two successive collisions, तो मीन फ्री पाथ हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बट अभी यहाँ पर मैं एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो मीन फ्री पाथ होता है जनरली मेटल्स के लिए एक रूम टेम्परेचर पे इसका ऑर्डर आपको कुछ एंगस्ट्रम का मिलेगा। क्या मिलेगा? तो एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का आपको मीन फ्री पाथ मिलने वाला है। ओके, दैट मीन 1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक या इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है समझिए इसको। देखिए, अभी हमने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात की सिमिलर मैनर में। अभी जब इलेक्ट्रॉन्स को हम देख रहे हैं तो ये इनका लगातार कोलिजन आपस में चल रहा है। तो किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल यहाँ पर लैप्स होगा, दैट मीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन एन एवरेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है क्या? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर दिस इज एवरेज टाइम इंटरवल between two successive collisions. This is average time interval between two successive collisions for large number of electrons. हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है, अभी देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वैल्यूज कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है। टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसका ऑर्डर जो होता है वो जनरली मेटल्स के लिए रूम टेम्परेचर पे वो लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड का ऑर्डर होता है। दैट मीन ऑन एन एवरेज हर 10⁻⁻14 सेकेंड के अंदर कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक है क्या? तो इस तरह का कुछ यहाँ पर आपको बिहेवियर दिखने वाला है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर आ रहा है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि अगर हम यहाँ पर कोई स्मॉल सा क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करें तो उस क्रॉस सेक्शन से आप बोलेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होकर के लेफ्ट टू राइट गए हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होकर के राइट टू लेफ्ट गए होंगे। मैंने एक इमेजिनरी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन को लिया हुआ है, उसके अंदर से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए होंगे उतने ही राइट टू लेफ्ट भी गए होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कहीं पे भी कोई भी क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर के अंदर सिलेक्ट करेंगे तो नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन आपको 0 मिल रहा होगा। समझ पा रहे क्या? इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से टोटल कितना चार्ज मूव किया अगर मैं बोलूं आपसे, तो आप बोलेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट गए उतने ही राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो नेट चार्ज तो 0 फ्लो हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि नेट चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन at any time is 0। बताओ बेटा, समझ पा रहे हैं ये बात? ये क्या होगा? 0 होने वाला है।
Now, behavior of conductor when some potential difference is applied. In other words, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो भी हम सेम चीज ही एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? देख रहे हैं ना? देखिए अभी सेम कंडक्टर की बात करें, अगर सेम कंडक्टर की बात करें तो सेम कंडक्टर के अंदर हमने एक फील्ड सेटअप कर दी है या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। देखिए ये मैंने एक कंडक्टर आपको दिखाया था और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया किसी सोर्स के थ्रू। ये एंड हाई पोटेंशियल पर रख दिया है, ये एंड लो पोटेंशियल पर रख दिया है। देन इन दैट केस आपको पता है कि जैसे ही आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर सेटअप हो चुकी है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी इनसाइड द कंडक्टर। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई हुई है, बताइए ठीक है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फील्ड होती, ये फील्ड मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोल दिया मैंने फील्ड को। अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन था, इससे पहले जब आपने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन उनके खुद के थर्मल एनर्जी के बेसिस पे जो बिहेवियर होना चाहिए था वैसा था। अभी जब आपने एक एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर लगा दी तो अब किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखें, लेट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर था, इस तरफ जा रहा था t=0 में, आपने एक फील्ड सेटअप कर दी। जैसे ही आप फील्ड सेटअप करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं? आप बोलेंगे कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो फोर्स लगता है वो तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फील्ड अगर इस डायग्राम में लेफ्ट टू राइट आपको दिख रही है तो इस पे जो फोर्स लगा होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बताइए इतना फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर। अब इस पे ये फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है, सिर्फ इस पे नहीं, सारे सारे इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। हम एक इलेक्ट्रॉन को देख, तो अभी क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी एक मोशन हो रहा था रैंडमली, ये इस तरफ उस तरफ जा रहा था और रैंडमली मोशन कर रहा था, हिट कर रहा था, कोलिजन कर रहा था, देन ऐसा मोशन चल रहा। अब ऑल द टाइम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड होने की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स भी इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है लगातार। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम होगी? देखें क्या होने वाला है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ, लेट इसका पाथ देखें। ऑल्दो हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं डिफाइन कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लेट एक इलेक्ट्रॉन को मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री थी वो कुछ ऐसी थी। ये ऐसे गया, ऐसे हिट किया, हिट करके यहाँ आया, देन इधर गया, 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 देन इधर गया। ये मैंने रैंडमली कोई भी ट्रेजेक्ट्री ऐसे दिखा दी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। इस बार जब हमने एक फील्ड सेटअप कर दी है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है रिजल्टिवली सारे के सारे फैक्टर्स को लेते हुए वो मुझे कुछ ऐसी मिली। ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर दिखा रही है कि बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में मोशन करने के लिए फ्री रखा तो ये इलेक्ट्रॉन
इसका जो थर्मल जो यहाँ पर इसका जो मोशन था थर्मल स्पीड की वजह से वो तो हो ही रहा था, उसके साथ में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी एक क्या हुआ है कि इसके मोशन की टेंडेंसी थोड़ी चेंज हो गई। ये ऑल द टाइम जब यहाँ पर कोलिजन इसका चल रहा था, तो ड्यूरिंग द कोलिजन लगातार इस एक्सटर्नल फोर्स ने इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश की होगी। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपको इसकी इनिशियल पोजीशन से, देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन से आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया है ड्रिफ्ट करता हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ओवरऑल ड्रिफ्ट करता हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका, नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए ऐसे हिट करता हुआ लगातार यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया। पहुंच पा रहे हैं? तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हिट भी हो रहे थे लगातार, कोलिजन भी उनका चल रहा था, साथ ही साथ ये जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स की वजह से ये फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगातार ड्रिफ्ट भी होते जा रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब इस तरह का मुझे मोशन दिखने वाला है। ओके, देन क्या हो रहा है देखिए आगे कि अब जब आपने इस कंडक्टर के क्रॉस एक मतलब इसमें एक इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है सो दैट एक फील्ड एग्जिस्ट करने लगी, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हम लिखें अगर, तो वो तो हमें पता है किसी चार्ज Q को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स इतना होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक चार्ज है माइनस का E होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो माइनस का E इंटू ई, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है तो उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर अब आपको दिखेगी कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी इसका दिख रहा है E इंटू ई के इक्वल। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख सकते हैं, आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। नेगेटिव साइन स्पेसिफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन के पास होगा। अभी क्या हो रहा है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखें तो जब इसका कोलिजन होता है तो ड्यूरिंग द कोलिजन आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आपने पढ़े हैं कोलिजन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के किसी बॉडी का कोलिजन होता था तो ड्यूरिंग द कोलिजन आपको पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती थी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती थी, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती थी, मोमेंटम चेंज हो रहा था, ये सारे फैक्टर्स होते थे। तो जब आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे बहुत लार्ज टाइम के लिए, तो यहाँ पर आप किसी लार्ज टाइम स्पैन के लिए इसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन नहीं बोल सकते, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं बोल सकते। देखिए समझिए मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक बॉल है वो ऐसे जाती है, एक वॉल पे हिट करती है, हिट करने के बाद ये बॉल ऐसे लौटती है। तो अभी आपसे मैं बोलूं कि इस पे ग्रेविटी लग रही थी नीचे, है ना, इस पे ग्रेविटी लग रही थी। ओवरऑल बताइए क्या इस बॉल का जो मोशन है उसको हम बोल सकते हैं दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन इस पे कुछ और भी फोर्सेस लग रहे थे एंड वो जो फोर्सेस लग रहे थे वो कांस्टेंट भी नहीं थे। तो इस इंटरवल के लिए ड्यूरिंग द कोलिजन यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन नहीं था। तो अगर मैं अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड कर देता हूँ, टाइम स्पैन लिमिटेड कर देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉल है यहाँ से ऐसे जा रही थी और इस पॉइंट पे हिट करती है, इस पार्ट से लेकर के जस्ट बिफोर हिटिंग, दैट मीन जस्ट बिफोर द कोलिजन अगर देखें तो क्या इस टाइम स्पैन के लिए, क्या इस टाइम इंटरवल के लिए इसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जब आप हिट करने के पहले की बात कर रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ इस पे देख रहे हैं कि इस पे ग्रेविटी ही एक्ट कर रही थी, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो तो यूनिफॉर्म थी, तो आप बोलेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोला जा सकता है इसको। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सेम चीज है। अगर हम किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखें तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये तो कांस्टेंट है। आपको जो एक्सेलरेशन दिख रहा है वो तो कांस्टेंट दिख रहा है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
between successive collisions can assumed to be uniformly accelerated motion, can assume to be uniformly accelerated motion। कर सकते हैं ऐसे इसको assume। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कोलिजन के बीच में, बिटवीन द कोलिजन इनका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इन दैट केस हम यहाँ पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी उनको भी तो अप्लाई कर सकते हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के अंदर आप बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं डिफाइन कर सकते। बट ऑन एन एवरेज हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑन एन एवरेज कोई ना कोई यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑन एन एवरेज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होनी चाहिए वो तो इस तरह की बनेगी, v इक्वल होगा u प्लस at के। समझिएगा यहाँ पर रिस्पेक्टिव टर्म्स क्या है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन हम एक सक्सेसिव कोलिजन से दूसरा सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ऐसा मान करके चल रहे हैं। देखिए समझिए कि लेट इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, आकर के हिट करता है, हिट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मोमेंटली रेस्ट पे आया था, देन रेस्ट पे आने के बाद वापस से ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया है, एक्सेलरेट होकर के यहाँ पर पहुंचा है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब ये पहुंचा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी आई होगी वो फाइनल वेलोसिटी है। जस्ट बिफोर द सेकंड कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी थी। तो अभी यहाँ पर उन सारे के साथ दैट मीन ऑन एन एवरेज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी फाइनली। ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का। एंड ये क्या है, दिस इज द एवरेज टी एवरेज, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो ऑन एन एवरेज टाइम इंटरवल होता होगा ये वही है। दैट मीन ये तो रिलैक्सेशन टाइम है। समझ पा रहे हैं? तो अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर देखूं तो सारी वैल्यूज इस तरह की बन रही है। देखें ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है यू एवरेज, ये तो जीरो है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्ट होने के बाद देन वो एक्सेलरेट हो रहे हैं। या फिर आप इसको थर्मल वेलोसिटी जो थी उससे भी लिंक करके देख सकते हैं कि इनिशियली सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे टी इक्वल 0 पे आप मान सकते हैं कि कोई भी फील्ड नहीं थी। तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो एवरेज वेलोसिटी थी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियली वो तो 0 थी, तो इसको मैंने 0 बोल दिया है। देन दिस इज ए एक्स ए तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो ये तो यही हो गया। टी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज टाउ। दिस इज द वी एवरेज। ये वी एवरेज आपको इस बार मैग्नीट्यूड देखें, वी एवरेज का मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो इक्वल है ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये रिलेशन मुझे यहाँ पर एक एवरेज वेलोसिटी का मिल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें वो इस बार नॉन जीरो मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज इस वेलोसिटी से फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर आप वेक्टर साइन देखें, वेक्टर साइन आपको दिख रहा है यहाँ पर वेक्टर साइन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज इस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर चुके हैं। ओके, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, ये जो आपको वेलोसिटी यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। इस वेलोसिटी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगातार ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? बताइए ठीक है क्या? यस सर, यस सर। देखिए आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए अभी यहाँ पर ये जो क्लिप है इसके अंदर दो स्टेज है, ठीक है। इनिशियल स्टेज है ये वाली, अभी इस इंस्टेंट पे जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन आपको। यस सर, यस सर। इनिशियल स्टेज कौन सी है? ये वाली। जब आपने यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से अब वेक्टर्स दिखने लगे, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं थी तब क्या हो रहा है? देखिए मोशन देखिए इलेक्ट्रॉन्स का, ये ओवरऑल रैंडमली हर डायरेक्शन जा रहे हैं, इनका कोलिजन हो रहा है लगातार एटम्स के साथ। देन जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई कर दी तो फील्ड की डायरेक्शन आपको डायग्राम इस क्लिप के अंदर दिख रही है कि राइट टू लेफ्ट है। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई कर दी तो भी इनका फील्ड के अप्लाई करने की वजह से ये ड्रिफ्ट करने लगे। किधर ड्रिफ्ट करने? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। इट डज नॉट मीन कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? देखिएगा जैसे ही फील्ड सेटअप होगी उसके बाद का सीन देखिएगा। फील्ड को सेटअप करने के बाद क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं बट एग्जैक्टली सेम लाइन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं जा रहे हैं, बल्कि कोलिजन करते हुए ही ये फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगातार ड्रिफ्ट हो रहा है। सो दैट हम यहाँ पर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, क्योंकि कोलिजन करते करते लगातार ये आगे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? ओके। यस सर, यस सर। देखिए समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने जैसे ही जैसे ही हमने यहाँ पर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ने लगी। थर्मल स्पीड बढ़ने लगी दैट मीन इनका जो मोशन था वो पहले से ज्यादा रैंडम हो गया। तो रैंडमाइजेशन अगर बढ़ेगा मोशन का तो जो कोलिजन्स हो रहे थे इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो भी पहले से ज्यादा हो गए। ज्यादा कोलिजन होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अगर बढ़ गई दैट मीन कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम इंटरवल था ऑन एन एवरेज वो पहले से कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनली, उसमें आपको दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेटेड है। आपने जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम पहले से कम कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से कम हो गया, ठीक है। सपोज एक ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए कंसिडर किया हुआ है, ओके। इसकी लेंथ भी मुझे गिवन है और सारी चीजें मुझे पता है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि हमने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। लेट यहाँ पर मैंने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने लो पोटेंशियल अप्लाई किया है। आप हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल अगर इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इन दोनों ही एंड्स के अक्रॉस एक फील्ड सेटअप हो चुकी होगी। ये मैंने अलग यहाँ पर दिखाई है, दिस इज द फील्ड जो अलग से यहाँ पर सेटअप होगी इनसाइड द कंडक्टर है। बट डायग्राम में और भी चीजें मुझे दिखानी है इसलिए मैंने इसको बाहर दिखाया। एक्चुअल में कहाँ पर है फील्ड? अंदर है कंडक्टर के, हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ। देन अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक एक्सटर्नल फील्ड में आ गए, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर सेम मोशन करने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले मॉडल में एक्सप्लेन किया है। फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फील्ड की डायरेक्शन आपको राइट टू लेफ्ट दिख रही है दिस टाइम, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, ओके। करंट को डिफाइन करना है मुझे। लेट मैंने एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने दिखा रखा है आपको, जिसका ये सरफेस ग्रीन कलर से दिखाई है। इस सरफेस से कितना करंट पास हो रहा है ये मुझे बताना है। करंट का एक ही रिलेशन होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेट अगर dt टाइम में dq चार्ज इसके अंदर से फ्लो हो जाए तो dq by dt इज द करंट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस तरफ जा रहे हैं। अब हमने जब यहाँ पर ऊपर वाला मॉडल समझ लिया तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो इनका नेट रिजल्टेंट मोशन हो रहा है फाइनली, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हो रहा है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि सपोज यहाँ पर मैंने लेंथ कंसिडर कर ली है ये वाली dl, ये जो लेंथ मैंने ली है ये dl लेंथ है। कितनी लेंथ ली है? dl। इस लेंथ में दैट मीन ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमने
स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर किया हुआ है। इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा, इस वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, वॉल्यूम में चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो चार्ज होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल नेट चार्ज तो आपको पता है 0 ही है, क्योंकि पॉजिटिव एटम्स भी हैं। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होगा इस वॉल्यूम पर, वो कितना है। तो आई हैव कंसिडर्ड द amount of charge which the free electrons will have lying in this portion is dq। ये मैंने dq लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ लेट कि इस पोर्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस पोर्शन के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। लेट dt टाइम में इस पोर्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्रॉस होकर के इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। समझ रहे क्या, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके इस Yes, क्रॉस sir. सेक्शन को इस तरफ पहुंच जाए। तो बेसिकली dq चार्ज जो था पूरा का पूरा इस क्रॉस सेक्शन को पास करके इस तरफ आ गया। dq by dt इज द करंट। dq कितना है ये मुझे लिखना है। तो dq चार्ज हो गया जो इस स्मॉल पोर्शन के अंदर था। इस स्मॉल पोर्शन के अंदर जो चार्ज था उसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे डिफाइन किया एक क्वांटिटी स्मॉल n विच इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टर इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेट मैंने ऐसा मान लिया। ओके, तो अगर यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम अगर मैं dv मान लूं तो इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू dv। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा इनटू ई। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ पर इस पोर्शन में होने वाले पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा। dv क्या है, dv इज द स्मॉल वॉल्यूम। dv कैसे लिखेंगे, तो अभी ये तो एक हमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमने पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी, हाइट मतलब सिलेंडर की dl, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a। तो a इंटू dl इज द वॉल्यूम इंटू e। ये रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। this is NEADL, this is equal to DQ। DQ की ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर NEADL। अपॉन में DT भी था, तो अपॉन में DT भी है, इनको अलग से देख लेते हैं यहाँ पर। दिस इज I। बताइए ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी है, तो ये रिलेशन आपको दिख रहा है। व्हाट इज DL by DT, तो DL by DT क्या है समझिए इसको। बेसिकली DL is the length traveled by the electrons in dt time। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस पोर्शन के अंदर थे वही इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर पाए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पॉइंट पर वो एग्जैक्टली डीएल लेंथ ही ट्रेवल करके गया है dt टाइम के अंदर। क्या ये वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, कलर कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो रहा है, ये वाला बताइए दिख रहा है ना ये वेक्टर। तो ये Yes. जो इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन था वो एग्जैक्टली डीएल लेंथ ही ट्रेवल कर रहा है dt टाइम के अंदर। तो डीएल बाई dt कितना होगा इसके लिए, तो dt टाइम में डीएल लेंथ ट्रेवल कर रहा है, ये तो vd स्पीड से चल रहा था। तो डीएल बाई dt इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल हो गई। बताइए ठीक है क्या। Yes, sir.